नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। जी दोस्तों, आज हम लाए हैं संख्या पद्धति का अगला टॉपिक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जी दोस्तों, ये जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, इससे संबंधित परीक्षा में कुछ सवाल आते हैं जो बिल्कुल एकदम आसान होते हैं, मात्र सेकेंडों के सवाल होते हैं। तो संख्या पद्धति का इस टॉपिक को आज अमल कराएंगे और इसके बाद जो पिछली वीडियो में हमने विभाजकता का नियम जो बताया था, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को भी हल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड, अगर गुणनखंड का हम दो टुकड़ा करें तो इसका मतलब होगा गुणा प्लस खंड। यानी कि अगर किसी संख्या का गुणा के रूप में खंड कर दें तो वही उसका गुणनखंड होता है। अगर किसी संख्या का गुणा के रूप में हम खंड कर दें तो वही उसका गुणनखंड होता है। जैसे देखिए 6 का अगर हम गुणनखंड करें 2 गुणे 3, अर्थात 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 हो गया। संख्या गुणा का ऐसा रूप जो गुणा करने पर वापस वो संख्या आ जाए और संख्या जो इसका खंड हो गुणा के रूप में हो, तो ये हमारा होता है गुणनखंड। जैसे हम 10 का गुणनखंड करें 2 गुणे 5, ठीक है। इसी तरह से हम 12 का अगर गुणनखंड करें 2 गुणे 3, तो ये रहा गुणनखंड, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। देखिए, अगर हम कोई संख्या लिखें, सबसे पहले ये देखिए, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया है और वो सूत्र आपको हम लिख दे रहे हैं सैंपल पर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या d बराबर a पे पावर p गुणे b पे पावर q गुणे c पे पावर r डाटा डाटा etc। ये हमारा सूत्र है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे कैसे इसका इस्तेमाल हम करेंगे, जो नीचे वाले a b c, ये जो तीनों संख्याएं हैं ये गुणनखंड हैं और जो उस पर p है q है r है, ये सब पावर में है, घात में है। जैसे कैसे हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, अगर 20 दे दिया है और हमको निकालना इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। जी दोस्तों, बिल्कुल अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो वो संख्याएं जो आती हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याएं आती हैं। अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो जो टुकड़े प्राप्त होते हैं हमको हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड ही क्यों आते हैं, तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 9 आ गया तो 9 को हम कटाएंगे तो 3 गुणे 3 कर देंगे। अगर 12 आ गया संख्या में तो उसको कटाएंगे तो 2 गुणे 3 चाहे जो भी जैसे भी करेंगे। अगर 20 आ गया तो 20 को भी हम टुकड़ा अगर करेंगे तो 2 गुणे 5 कर रहे हैं। मतलब जो भी संख्या है उसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उनके टुकड़े अभाज्य संख्या के रूप में आते हैं, इसलिए हम इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो 20 में, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 2 कितना है, 2 बार आया है, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या d बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। ये रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जी दोस्तों, यहाँ पर संख्या लिख लें हम p प्लस q प्लस r। ये जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। जो पावर है p q r, इन्हीं सबको जोड़ देते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी कितनी दूर तक रहे, बस हमको उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और कौन संख्या मतलब कितना कौन गुणनखंड कितनी बार आया है उसको जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने 20 का गुणनखंड निकाला, सबसे पहले हम 20 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5। चूंकि 2 इसमें 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 1, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 प्लस 1। इसी तरह से किसी और संख्या का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कि दोस्तों बिल्कुल जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, बिल्कुल एलसीएम की तरह। सबसे पहले 2 से कटाएंगे इसको
25 आएगा, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो ये जो संख्याएं आ रही हैं यही 50 का भाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ इसको लिखेंगे 2 1 बार आया है तो 2 पे पावर 1, और 5 कितने बार आया है 2 बार, तो 5 पे पावर 2। अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या D बराबर 1 + 2 3। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, मात्र 1 या 2 सेकंड में आप निकाल लेंगे। और ये सवाल परीक्षा में आया करते हैं। तो देखिए अगर इससे थोड़ा सा बड़ा सवाल बने उसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस एग्जाम्पल है, मान लीजिए आ गया 30 गुणे 80। 30 गुणे 80 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जितने अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो संख्याएं मिलेंगी सबको जोड़ लेंगे, कोई हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जाएगा, उनकी पावर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, सॉरी 3 गुणे 5। अगर हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करें, 30 का अभाज्य गुणनखंड करें अगर हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करें तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, 30 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद गुणा है तो गुणा लिखेंगे। उसके बाद 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 80 का 2 2 2 2 यहीं पर लिख दें गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 25 80। तो ये हो गए टोटल अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन संख्याएं कितनी बार आई हैं। जैसे 2 1 2 3 4 5 बार आया है तो 2 5 बार है। उसके बाद 3 कितनी बार है 1 बार है। उसके बाद 5 कितनी बार है 2 बार है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या D बराबर 5 + 1 + 2 बराबर 5 1 6 2 8। तो दोस्तों ये रहा अभाज्य गुणनखंड। एक बार और आपको समझा दें। सबसे पहले 30 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद 80 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80। उसके बाद गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि कौन संख्याएं कितनी बार आई हैं, उसको पावर के रूप में लिख लेंगे सबको। उसके बाद सभी पावर को जोड़ देंगे, सभी घात को जोड़ देंगे, और इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। देखिए इसके बाद अगर संख्या पावर के रूप में आए, संख्या घात के रूप में आ जाए, जैसे मान लीजिए आ गया 10 पे घाते 7 घात, और इसमें हमको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। 10⁻7 है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है आधार में हमारी दी हुई है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 5। इसके बाद जो 7 घात है ये 10 पर है, तो इसलिए जो 7 घात है 2 पर भी होगा 5 पर भी होगा, दोनों घात के रूप में मिल गए हमको। इसके बाद तुरंत हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या D बराबर 7 + 7 बराबर 14। तो इस प्रकार अगर कोई संख्या घात के रूप में दी हुई है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम इस प्रकार से निकालेंगे। दोस्तों और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे थोड़ा सा और बड़ा दे दे। जैसे मान लीजिए आ गया 16 पे घाते 4 गुणे 20 पे घाते 3 गुणे 10 पे घाते 2। अगर इतनी बड़ी संख्या दे दे और हमसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। चूंकि 16 पे 4 घात है तो जितना इसका टुकड़ा हुआ है सब पे 4 4 घात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 20 है तो सबसे पहले 20 का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड। तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 दूना के 4, 4 5 20। कि दोस्तों अगर आप इस तरह से सिंपल से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जैसे लॉसन निकाला जाता है वैसे करके आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सब पे देखिए 3 3 घात है, सब पे हम 3 3 घात दे दें। इसके बाद हमारा है 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे 5 घात, और सब पे 2 2 घात है, तो इस पर भी 2 इस पर भी 2। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे कि 2 कितनी बार है
3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो यहाँ से हमको 2 मिल गया, 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19 19 3 22 22 2 24 बार। तो 2 पे घाते 24। इसके बाद 3 3 तो है नहीं, 5 5 कितनी बार है, 3 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। तो 5 हो गया 5 बार। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 24 प्लस 5 बराबर 29। तो दोस्तों इस प्रकार अगर बड़ा से भी बड़ा सवाल आ जाएगा तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आप बिल्कुल सीख गए होंगे। अब हम कराएंगे, थोड़ा सा ये बता दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। मतलब अगर दो संख्या दे दे और उन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पूछे तो हम उसको कैसे हल करेंगे। ऐसे मान लीजिए दिया है कि 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या बताइए। 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या बताइए। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा सूत्र है, संख्या n बराबर 1a प्लस b बटा में k प्लस 1। कि दोस्तों परिमेय संख्या निकालने का ये एक सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से 2 और 3 के बीच कितना भी परिमेय संख्या निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कि दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें k क्या चीज़ है, तो हम बता दें जो k है, k का मान 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, हमको जितनी संख्या निकालना रहेगा उतना तक k का मान रख सकते हैं। उसके बाद हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले 2 और 3 के बीच की हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें a का मान 2 है, b का मान 3 है और हमको पहली परिमेय संख्या निकालना है तो a बराबर 1 रखेंगे। तो 2 गुण 1 प्लस 3 और बटा में k का मान 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 3 बटा में 2, यानी कि टोटल हो गया 5 बटा में 2। तो दोस्तों ये रही 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या। इसके बाद अगर हमको कोई अन्य परिमेय संख्या निकालना हो जो 2 और 3 के बीच में हो, तो देखिए हम क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या के लिए n1 n2 दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे कि k की जगह 2 रख लेंगे। तो 2 गुणे 2, 2 a का मान और दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो k का मान 2 और प्लस 3 और बटा में 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 3 7 बटा में 2 1 3। तो ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमको आगे तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालना होगा हमें k का मान 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे और हमको परिमेय संख्या निकलती चली जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप परिमेय संख्या निकालने का तरीका सीख चुके होंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या निकालना, कैसे आप अपरिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच ही अपरिमेय संख्या निकालना। अगर हमको अपरिमेय संख्या निकालना हो 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सूत्र है अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र है रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ए पहला वाला मान, बी दूसरा वाला मान। तो अगर हम इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना हो तो सीधे कर देंगे 2 गुणे 3 बराबर रूट 6। तो 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या हो गई कड़ी में 6, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सूत्र, अंडर रूट ए बी कर देंगे। अगर कोई भी संख्या जैसे 5 और 6 के बीच में पूछ दिया तो अंडर रूट 5 गुणे 6, 10 और 12 के बीच में पूछ दिया तो अंडर रूट 10 गुणे 12, ठीक है। जैसे आप अगर इसके बीच में अगर पूरी परिमेय संख्या निकालना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जो 2 है ये कड़ी में 4 का मान है, अंडर रूट 4 का मान है 2, और जो 3 है अंडर रूट 9 का मान है। अंडर रूट 4 2 का मान है और 3 अंडर रूट 9 का मान, अर्थात हमारा ये सवाल बन गया कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो अगर ऐसे भी पूछ दे तो हम सिंपल ये कर सकते हैं कि इसके बीच में अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 6 भी होगा, अंडर रूट 7 भी होगा, अंडर रूट 8 भी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसके बीच की हम सभी अपरिमेय संख्या निकाल लिए। अंडर रूट 4
और √9 के बीच की सभी अपरिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक निकालना होगा तो इस तरह सिंपल निकाल लेंगे, और ये भी हमारा नियम है, हम चाहे किसी भी नियम से अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल हल कराते हैं जो विभाजकता के नियम और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। यहीं से हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है। देखिए ऋण संख्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया शब्द ऋण संख्या कहाँ से आ गया। तो ऋण संख्या जो है, ऋण संख्या और अभाज्य संख्या दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, मतलब दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो दोस्तों बिल्कुल हम सवाल में बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो कि एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है दोस्तों। निकालने में, छांटने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसको याद कर लें कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। इसके बाद अगर हम 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। तो चूंकि हमको बताना है 70 से छोटी, मतलब 70 तक, 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 50 तक तो 15 हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 के बाद हमारा हो गया 53, 53 के बाद हो गया 59, 59 के बाद हो गया 61, और 61 के बाद है अभाज्य संख्या 67। दोस्तों बिल्कुल इसके अलावा 70 तक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो टोटल हमारी अभाज्य संख्या होगी 15 ये और 4 ए, 15 4 19। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। टोटल अभाज्य 1 से लेकर 70 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 19। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना। देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों बिल्कुल अभी पिछले सवाल में हमने बताया था कि 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं, और बाकी जो उसके बाद होती हैं 50 और 100 के बीच में होती हैं। तो टोटल 1 से लेकर के 100 तक की हो गई 25। 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या 25 हो गई। इसके बाद 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या हो गई 15। तो हमको निकालना है 50 से लेकर 100 तक। तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, 25 - 15 बराबर 10। यानी कि 50 से लेकर के 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कि प्रथम 4 ऋण संख्याओं का योग होता है। मतलब प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, अगली अभाज्य संख्या 3, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5, उसके बाद अगली है 7। सबका हम योग कर दें, 2 3 5 5 10 7 17। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों बिल्कुल आसान है अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना। इसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि गुणनफल इतना 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 में कुल ऋण गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनफल को लिख लिया जाए। 8 पे पावर 20 गुणे 15 पे पावर 24 गुणे 7 पे पावर 15। 8 पर 20
15 पर पावर 24, 7 पे पावर 15। इसमें हमको बताना है कुल ऋण गुणनखंड। ऋण गुणनखंड का मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले हम सबका गुणनखंड करते चले जाएं। तो 8 का गुणनखंड मिलेगा हमको 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। सबसे पहले 8 का गुणनखंड हो गया। इसके बाद 8 पे जितना पावर है उतना ही पावर सब पे लगा देंगे। 20 20 20 पावर सब पे लगा दिए। इसके बाद 15 15 का कर लें अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 5। तो जितना पावर 15 पे है उतना ही पावर 3 और 5 पे लगाएंगे। तो 24 24, ठीक है। इसके बाद 7 7 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए 7 को हम 7 ही लिखेंगे, ठीक है। 7 पे लगाते 15, बाकी सबको हम ऐड कर लें। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या D बराबर ये 20 20 40 20 60 हो गया। 60 प्लस 24 24 48, ये 48 और प्लस 15, इसको हम सबको ऐड कर दें। तो 8 5 13, हाथ में लगा 1, 4 1 5, 5 6 11 1 12। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 123। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 6 पे पावर 10 10 गुणे 7 पे पावर 17 गुणे 11 पे पावर 27। 6 पे पावर 10 घात, 7 पे पावर 17 घात, 11 पे पावर 27 घात में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो शुरू करिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, जितना पावर 6 पे है उतना ही पावर दोनों पे कर लेंगे। गुणे 7 का कोई गुणनखंड होगा नहीं, उसको उतार लेंगे। 11 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, उसको भी उतार लेंगे और जितना पावर है लिख लेंगे। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या D बराबर 10 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27, ये हो गया 20 और 17 37 और प्लस 27, तो 7 7 14, 3 2 5 1 6। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 64। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। देखिए अगर 3.5 इस पे पावर है 12 गुणे 2.7 है, इस पे पावर है 10 गुणे 10 है, इस पे पावर है 25। देखिए बिल्कुल इस बार जो सवाल है दशमलव पॉइंट भी आ गया है। दशमलव को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम सबसे पहले दशमलव को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो दशमलव को समाप्त करने के लिए एक हमको दशमलव है तो एक के आगे 1 शून्य लगाकर गुणा भाग कर दिया जाता है, दशमलव खत्म हो जाता है। जैसे देख लीजिए 3.5 है, अगर दशमलव खत्म करना है तो 10 से अंश में भी गुणा, 10 से हर में भी गुणा, तो ये हो जाता है 35/10। तो इसी प्रकार बिल्कुल इसको हम 35/10 पे 12 घात कर लेंगे। गुणे इसको करेंगे 27/10 पे 12 घात 10 घात और 10 पे 25 घात। इतना करने के बाद हम 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 5 गुणे 7, ठीक है। इस पर भी 12, इस पर भी 12 गुणे 27 का कर लें 3 गुणे 3 गुणे 3, और सब पे जितना पावर है 27 पे उतना पावर तीनों 3 पर रहेगा। 10 10 10, और नीचे देखिए नीचे जो है ये 10 पे 12 पावर इसका और ये 10 पे 10 पावर, दोनों आ गए यहाँ पर, और ये 10 पे पावर 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 10 पे पावर 25 है और 10 पे पावर यहाँ पर 12 10 22 होगा। तो इन दोनों को इससे हम काट देंगे तो टोटल पावर हमको अभी 3 बचेगा। 10 पे पावर 3 यहाँ से शेष बचेगा, और यहाँ हम ऐड एक बार और इसको लिख लें। 5 पे पावर 12, 7 पे पावर 12, 3 पे पावर 10 20 30 30, और गुणे यहाँ से 10 पे पावर कितना बचेगा 3 30, ठीक है। यहाँ सॉरी 30 होगा। तो D बराबर देखिए 5 पे 12 गुणे 7 पे 12 गुणे 3 पर घाते 30 गुणे 10 पे घाते 3, एक लाइन और बढ़ाएंगे और इसका गुणनखंड कर लें हम। 5 पे घाते 12, 7 पे 12, 3 पे घाते 30, और यहाँ से 2 पर घाते 3, 2 गुणे 5 और दोनों पे पावर 3 3। इसके बाद सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि D बराबर
आ रहा है ना। 12 12 24 24 30 24 और 30 54 और 3 3 6 10 60, यानी कि टोटल हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 60। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन आप लगाएंगे थोड़ा जल्दी तो गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेशन सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल हमारा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से भाज्य हैं। मतलब 3 अंक की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। 3 अंक की संख्या, सबसे पहले आप ये जानिए कि 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होकर के 999 तक होती हैं। ये सभी 3 अंक की संख्याएं हैं, ठीक है। 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरू होकर के 999 तक है। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कितनी ऐसी संख्या हैं 100 और 999 के बीच में जो 6 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए, अगर ऐसे हम पता करने लगे कि 6 से विभाजित कौन कौन होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम निकालेंगे बिल्कुल सिंपल तरीका से। सबसे पहले हम क्या करें कि 1 से लेकर के 100 तक की भाज्य संख्या निकाल लें। अरे 6 से विभाजित होने वाली संख्या 1 से लेकर 100 तक 6 से विभाजित होने वाली निकाल लें। उसके बाद निकाल लेंगे यहाँ से 1 से लेकर 999 तक, और 1 से 100 वाली उसमें माइनस कर देंगे, तो टोटल जो बचेंगी वो 100 से लेकर 999 तक की संख्या रहेंगे, ठीक है। तो निकालने का सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले निकालेंगे 1 से लेकर के 999 तक, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि मतलब कैसे निकालते हैं कि कौन संख्या 6 से विभाजित है। अगर 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो केवल एक ही संख्या है 6 जो 6 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 20 तक में 3 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 20 तक में 3 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार 1 से लेकर 50 तक में 8 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। और बिल्कुल ये कैसे आ रहा है ये समझ लीजिए कि अगर 10 में हम 6 से भाग दे दें तो भाग एक बार जाएगा, 6 कम 6, जो शेष बच रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। शेष से कुछ होगा नहीं। तो एक बार गया भाग, यानी एक संख्या विभाज्य है। 20 में भाग दिए 6 से, 3 बार भाग गया भागफल, तो 3 संख्या विभाज्य हो रही हैं। इसी तरह अगर 1 से 50 तक का निकालना होगा तो 6 से भाग देंगे तो 8 बार जा रहा है, यानी कि 1 से 50 तक के बीच में 8 संख्याएं जो 6 से विभाज्य हो रही है। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे 1 से लेकर 999 तक का और 1 से लेकर 100 तक का निकाल कर दोनों को माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 999 तक पर निकालें, 6 से इसमें भाग दे दें तो ये कितना आएगा भागफल 1 और हो गया 39, इसलिए 36, फिर 39, इसलिए 36, यानी कि 1 से लेकर 999 तक 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। उसके बाद निकाल लें हम 1 से लेकर के 99 तक, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको 3 अंक का केवल निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 तो इसमें लाना है, मतलब 3 अंक का इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से भाग दे दें तो ये आएगा 6 कम 6, 35, 45, 36, यानी कि 16। 1 से लेकर 100 तक 99 तक हो गई 16, 1 से 1000 तक 166। तो हमको इसका 20 का बताना है, इसलिए दोनों का अंतर कर देंगे, 166 माइनस 16 यानी कि 150। तो 3 अंक की 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हो रहा है 25/3 गुणे 15 पे पावर है 32 बट्टा में 6 पे पावर है 12। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम इसका करेंगे 8 का, तो चूंकि 8 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, ठीक है। उस पर पावर है 25/3 और ये 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, दोनों पे पावर 32 कर लेंगे। और नीचे 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, तो यानी कि 2 पर भी पावर 12, 3 पर भी पावर 12। दोस्तों बिल्कुल जितना पावर 6 पे रहेगा उतना ही पावर इसके गुणनखंडों पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा 3 से 3 खत्म हो गया, तो बचा क्या 2 पे पावर 25 गुणे 3 पे पावर 32 गुणे 5 पे पावर 32 और बट्टा में 2 पे पावर 12, 3 पे पावर 12। इसको हम काट दें, यहाँ से 12 पावर से कटेगा तो 25 है,
तो यहाँ अभी 13 पावर बचेगा और यहाँ भी काट दें पावर को, तो यहाँ बचेगा कितना 20। ठीक है, तो नीचे क्या बचा सब लिख लें। 2 पे पावर 13, 3 पे पावर 20, 5 पे पावर 32। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो सभी पावर जोड़ देंगे, तो 13, 20 और 32 को ऐड कर देंगे, तो 13 + 20 + 32, ये हमारा टोटल हो गया 3 × 2 = 5 और 3 × 2 = 5, यानी कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 65 हो गई। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं, चौथा, विकल्प नंबर चौथा। ठीक है, अगला सवाल है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 अंकों की ऐसी संख्या बताना है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें, लेकर के 99 तक ये सभी 2 अंकों की संख्या होती है, और इसमें बताना है कि 10 और 99 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। तो दोस्तों बिल्कुल इस सवाल के लिए एकदम सिंपल सा सूत्र है। देखिए, इसको सबसे पहले सिंपल लिख देंगे यही कि 99 में 5 से भाग देंगे और पूर्णांक संख्या लिखेंगे। 99/5 पूर्णांक और -9/5 पूर्णांक। ठीक है, बिल्कुल यही सूत्र है, और इसकी सहायता से हम 2 अंक की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, इसमें भाग देंगे जब हम, तो आएगा कितनी बार जाएगी, 5 × 5 = 5 × 9 = 25, 19। केवल पूर्णांक संख्या लिखेंगे, जो बाकी जो शेष आ रहा है उसको नहीं लिखेंगे, 19, और यहाँ से 5 × 5 1, तो यानी टोटल आ गया 18। अर्थात 2 अंकों की 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, अगर इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि 3 अंक की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी कितनी है। 3 अंक की कौन कौन संख्या हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो सिंपल दोस्तों देखिए, 3 अंक की संख्या 9 से 99 तक होती हैं, बटा 5 करेंगे, बस पूर्णांक संख्या ही लिखेंगे, और माइनस 3 अंक का क्या रहा है तो यहाँ पर 99 करेंगे, और बटा में 5, इसमें भी पूर्णांक संख्या बस लिखेंगे। ठीक है, तो 5 × 5 और ये 5 × 9 = 45 और 5 × 9 = 45, 199 हो गया, और माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 5 5 × 9 = 45, 19, दोनों का जब अंदर कर देंगे 0 8 180। अर्थात इस बार तो क्लियर हो गया होगा कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 180 हैं। 999/5 पूर्णांक का मतलब कि बस हम भागफल लिखेंगे, शेष जो आएगा उसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह 99/5 में पूर्णांक लिखेंगे, शेषफल को नहीं लिखेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन 11 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब 11 से विभाजित होने वाली संख्या या 11 का गुणज। ऐसी संख्या जो 11 से पूर्ण रूप से कट जाए वो 11 का अपवर्त। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 11 से कट जा रहा है। तो 11 के विभाजन का रूल हमने बताया था कि सम अंक का योग और डिफरेंस विषम अंक का योग। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग करके डिफरेंशन कर देंगे, और इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो 0 है या 11 है या 22 है, अर्थात जो भी हो 11 के गुणज के रूप में है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, तो हम चेक करें, इसमें से ऑप्शन नंबर 1 को पहले चेक करें। 97 86 26। तो सबसे पहले सम स्थानों का योग करें, इसमें से सम वाले का योग 7 + 6 + 6, 7 + 6 + 6, ये हो गया 7 × 6 = 13, 13 × 6 = 19। उसके बाद विषम स्थानों का योग करें तो 9 + 6 सॉरी 9 + 8 9 8 + 2। तो सम स्थानों का योग हमने सबसे पहले किया 7 + 6 + 6 = 19। विषम स्थान
9 + 8 + 2, 9 + 8 + 2, दोनों का योग करने के बाद दोनों 19 19 आ गया, और जब हम दोनों का अंतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने बताया था 11 का नियम है कि अगर संख्या 0 आए या 11 के गुणज के रूप में आए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है, यही संख्या है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 5 के 3 4 5 7 ये हमारी संख्या है। इसमें बताना है कि अगर k का मान क्या होगा जिससे 11 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम सम और विषम स्थान का योगफल निकाल करके दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होना चाहिए। तो दिखा दें वही हम सम वाला, देखिए ये हो गया, यानी कि k + 4 + 7 यानी कि k + 11 हो गया। और विषम स्थान का 5 3 5 5 3 8 5 5 3 सम वाला आ गया k + 11, विषम वाला 13। चूंकि अब सोच भी हम सकते हैं कि ऐसी संख्या मतलब k के यहाँ क्या रख लें कि जिससे ये और ये अंतर 0 हो जाए। तो सोच भी सकते हैं, अगर आप सोच कर रखेंगे जैसे k की जगह 2 रख दिया जाए तो 2 + 11 13 हो जाएगा, और ये 13, दोनों का अंतर 0। लेकिन अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा मैं ऐसा बता दूं जिसको आप रखने के बाद तुरंत k का मान निकल जाएगा, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर दिखाना है, तो चूंकि 13 और यहाँ पर माइनस कर दें k + 11 बराबर 0। इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर दिखा दें, इसके बाद जो k का मान आएगा वो इसको संतुष्ट कर देगा। तो इस तरह से भी हो जाएगा। तो 13 - k - 11 बराबर 0, 13 में से 11 जाएगा 2, तो -k + 2 बराबर 0, यानी कि k बराबर 2। तो यहाँ से k का मान 2 आ गया और संतुष्ट भी है। ये 11 तो 13 हो जाएगा, और ये 13 दोनों 0 हो जा रहा है, अर्थात दो ये ऐसी संख्या है जो रख देने के बाद 11 से पूर्णतः विभाजित। नेक्स्ट सवाल 5 4 3 2, उसके बाद स्टार है, फिर 7 है, 9 से विभाज्य। दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, तो बताना है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्योंकि 9 से विभाजन का नियम यह है कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले अंकों का योग हम कर दें, 5 4 9 3 12 2 14 14 14 7 21, 21 हमको मिल गया। अब 21 में हम कौन सा अंक जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 21 में अगर हम 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 27, जो कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, अतः स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हो जाएगा 6। 3 अंक की दो संख्याएं 6r3 तथा 2s5 जोड़ी जाती हैं तो उत्तर एक 9 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है। तो r + s का अधिकतम मान, देखिए दो संख्या दिया हुआ है 6r3 और एक संख्या है 2s5। ठीक है, ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं। क्योंकि दोनों संख्याएं जब इसका योगफल किया जाता है, इसका योगफल, तो जो योगफल आता है वो 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो हमको r और s का अधिकतम मान बताना है, अधिकतम मान। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये संख्या 9 से विभाजित होगी और ये 9 से विभाजित होगी, तभी तो इसका योगफल जो आया रहा होगा वो 9 से विभाजित रहा होगा। ये भी 9 से विभाजित होगी, ये भी 9 से विभाजित होगी, उसके बाद जो योगफल आया रहा होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देख लें कि r का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो 6 + 3 + r की जगह अधिकतम क्या हो सकता है जिससे वो 9 से विभाजित हो जाए। तो अधिकतम 0 भी हो सकता है। तो 0 तो सबसे न्यूनतम है, इसलिए हम 9 रख लेंगे। 9 9 18, मतलब अगर इस अंक का योग सबसे अधिकतम 9 का r का मान अधिकतम 9 रखने पर ये 18 बन रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाजित रही होगी। तब इसी प्रकार यश में भी हम ढूंढ लें कि अधिकतम मान क्या रख लें कि ये संख्या 9 से विभाजित रहे। तो ये हो गया 5 2 7, 7 में अधिकतम हम क्या जोड़ दें यश की जगह पर, तो 7 में अधिकतम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 9, तो ये दोनों संख्या 9 से विभाजित हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर r की जगह पर 9 रखा अधिकतम मान, और s की जगह पर अधिकतम मान 2 रखा। तो इसलिए r + s का जो मान हो गया 9 + 2 बराबर 11। दोस्तों बिल्कुल एक बार और समझ लीजिए, 6r3 और 2s5 का योगफल जब 9 से विभाजित है तो ये अलग अलग संख्याएं भी 9 से विभाजित रही होंगी।
तो इस संख्या में सबसे पहले हम r का अधिकतम मान निकालेंगे। तो 9 + 9, ये 9 मिल गया, 18 हो गया। और इसी में भी s का अधिकतम मान निकालेंगे। तो 2 + 5 7 हो रहा है, और अगर इसमें 2 जोड़ दें तो इसका मान हो गया 9, अर्थात दोनों संख्या 9 से विभाजित हो गई। तो इस प्रकार हमको r + s का मान 11 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अगला। 4 2 5 7 3, उसके बाद है स्टार। 4 5 7 और 4 2 5 7 3, उसके बाद स्टार। संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? क्योंकि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 72 से विभाजन का नियम क्या है। तो हमने बताया था आपको कि 72 का ऐसा गुणनखंड करेंगे इसका मौसा 1 हो, तो 8 और 9 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मौसा 1 होगा, और गुणा करने के बाद 72 भी मिलेगा। ठीक है, तो अब 72 से वही संख्या विभाजित होगी, 72 से वही संख्या विभाजित होगी जो 8 और 9 से अलग अलग दोनों विभाजित होगी। ठीक है, जो 8 और 9 से विभाजित हो जाएगी वही 72 से भी विभाजित होगी। तो हम इसको चेक कर लें कि ये किस अंक पर 8 और 9 से दोनों विभाजित हो रहा है। उसके बाद दो संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो सिंपल देखिए, पहले 9 के विभाजन का नियम हम देख लें। अंकों का योग 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 21, 21 के बाद अगर कौन सी संख्या हम इसमें जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए, तो हमको मिल गया 6। अगर 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27, और ये हमारा 9 से आसानी से कट जाएगा। तो हम ये भी चेक कर लेंगे क्या 6 रखने पर 8 से भी पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो 8 के विभाजन का ये नियम है कि लास्ट का 3 अंक, तो लास्ट का जब इसमें 3 अंक रखेंगे तो ये बनेगा 736। इसको हम 8 से चेक कर लें पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं। तो ये 8 9 72, 8 दूना के 16, अर्थात संख्या पूर्ण रूप से कट गई, अर्थात स्टार के स्थान पर 6 आएगा। ठीक है, स्टार के अंक वाली संख्या। अगला सवाल है 1/4 और 1/3 के बीच, 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है। ठीक, 1/4 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको एक फार्मूला बताए थे, और देखिए इसके लिए सिंपल एक और फार्मूला है कि सिंपल सूत्र होता है 1/2 a + b। एक यह भी सूत्र है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए, 1/2 a + b, जिसमें a का मान पहली वाली संख्या, b का मान दूसरी वाली संख्या। तो 1/2 बाहर करेंगे, इसी से निकाल दें इसको। 1/4 + 1/3, 1/2 प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो टोटल 7/12, और इसमें 1/2 का गुणा है तो ये हो जाएगा 7/24। विषम संख्या एवं सम संख्या का योग, विषम संख्या एवं सम संख्या का योग कितना होता है? तो दोस्तों याद रखो, विषम संख्या, कोई विषम संख्या हो और सम संख्या हो, इसका योग हमेशा विषम संख्या होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल पर तौर देख सकते हैं, एक हम विषम संख्या ले लें 3 और एक सम संख्या ले लें 4, कितना आया 7। विषम संख्या है, एक विषम संख्या ले लें 11 और एक सम संख्या ले लें 10, तो कितना आ गया 21। और कोई ले लीजिए, इसे 6 ले लीजिए, प्लस 6 7 विषम 6 सम 13। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जांचने के लिए कि यह दी गई प्राकृतिक संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं, जांच करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए हम अगर कोई संख्या प्राकृतिक और अभाज्य है कि नहीं जांच करने के लिए, जैसे देखिए कोई हम संख्या जांच करके दिखा देते हैं। 17 एक संख्या है, हमको जांच करना है कि ये जो संख्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग ये संख्या आ जाए या इससे थोड़ा सा कम रहे। तो 4 हमको ऐसी संख्या मिल गई जिसका जो वर्ग है इसके करीब है, तो हम 4 से नीचे की सभी संख्याओं से चेक करेंगे, 4 से कम सभी संख्याओं से चेक करेंगे। अगर ये कट जाएगा तो अभाज्य नहीं होगा,
अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य होगा। ठीक है, तो 4 से नीचे 3 से चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया है कि रूट n या रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होगी। तो इस प्रकार दूसरा भी। नेक्स्ट सवाल, n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 एक ऋण संख्या नहीं है। मतलब हमको n का एक ऐसा मान ढूंढना है छोटा से छोटा जिसके लिए 2n+1 का मान ऋण संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या ना हो। तो ये हो गया 2n+1। इसमें हम n का मान 1 2 3 4 5 रख करके चेक करेंगे कि किस मान पर यह अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर यह कितना आएगा, 2 कम 2 1 3। n रखने पर 3 आ गया, 1 रखने पर 3 आ गया। n का मान 2 रखें तो 2 रखने के बाद यह 2 दूना के 4 5 आ गया, क्योंकि भाज्य संख्या आ रही। और संख्याओं पर चेक करेंगे, n बराबर 3 रखने पर 3 दूना के 6 7 आ गया, यह भी अभाज्य संख्या है। n बराबर 4 रखेंगे तो 4 दूना के 8 9, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात n बराबर 4 पर इसका मान ऋण संख्या नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा है आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।